हेलो दोस्तों, स्टार्ट करो विद धारीवाल। दोस्तों, जैसे कि मैंने आप सभी से कहा था कि जो इतिहास है वो समझने का विषय है, रटने का विषय नहीं है। क्योंकि जितना ज़्यादा आप इसे रटोगे ये उतना ज़्यादा आपको बोर कर देगा, और जितना ज़्यादा आप इसे समझोगे या ये आपको उतना ज़्यादा मज़ा देगा। तो चलिए, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इतिहास में पुरातात्विक स्रोत। दोस्तों, जो पुरातात्विक स्रोत हैं वो सर्वाधिक प्रामाणिक हैं इतिहास को जानने का। ये सबसे अधिक क्या है, आपका फैक्चुअल फैक्ट देते हैं। ठीक है, तो इसलिए आज हम पुरातात्विक स्रोत को स्टार्ट करने वाले हैं, और यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, हर बार इतिहास में मतलब जब भी क्वेश्चन आता है वो अभिलेख या फिर मुद्राओं से आ ही जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए टॉपिक है। तो चलिए, आज हम इसे डिटेल में पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, जो अभी तक हमने पढ़ा था वो एक छोटा सा क्या था, माइंड मैप था। हमने एक छोटा सा अपने दिमाग में स्ट्रक्चर बना लिया है कि किस तरह से हमारा इतिहास है, और किस किस जगह पे हमारा कौन कौन सा डेट या कौन कौन सा शासक आएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम इसे डिटेल में पढ़ना शुरू करते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इतिहास को जानने के लिए हमारे पास तीन मुख्य रूप से स्रोत है। पहला स्रोत आता है हमारा क्या, पुरातात्विक स्रोत। दूसरा है हमारा क्या, साहित्यिक स्रोत। और तीसरा है हमारा क्या, विदेशी यात्रियों के विवरण। तो यहाँ पे हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो क्या है, हमारा पुरातात्विक स्रोत। यही हमें क्या देता है, सबसे ज़्यादा सटीक जानकारी देता है, क्या, पुरातात्विक स्रोत। तो यहाँ पे हमें जो पुरातात्विक स्रोत मिले हैं वो कुछ इस तरह से मिले हैं। कहीं पे मुद्राएं पाई गई, और कहीं पे स्मारक या भवन पाए गए, अभिलेख पाए गए। अभिलेख क्या होता है, जैसे कि आजकल हमारे ये जो नेता लोग होते हैं, जैसे कि मोदी जी वगैरह, मतलब जो भी पार्टियां होती हैं, जब ये अपना प्रचार प्रसार करने के लिए जो बोर्ड वगैरह लगाती है, ठीक है, पंपलेट छपवाती है, यही हमारे क्या हैं, ये आज के अभिलेख हैं। और जो हमारे पहले थे वो दीवारों पर या कहीं भी पत्थरों पर इस तरह से बनवा देते थे, लिखवा देते। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, हम अभिलेख बोलते हैं। और चित्रकला थी, चित्रकला तो आप जानते हो, ये सब यहाँ पे इस तरह से है। ठीक है, ये जैसे कि हमारे स्मारक एवं भवन है, और ये यहाँ पे चित्रकला है इस तरह से, और ये हमारे सिक्के हैं, ठीक है, मुद्राएं हैं, और कुछ अवशेष भी हैं। तो ये सभी हमारे क्या हैं, पुरातात्विक स्रोत हैं। यहाँ पे हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा वो रहेगा क्या, अभिलेख। तो चलिए आज हम अभिलेख के बारे में पढ़ते हैं डिटेल में। तो दोस्तों, सबसे पहले आप समझिए कि अभिलेखों की भूमिका क्या रही है हमारे इतिहास को समझने में। इसने हमें किस तरह से हमारी हेल्प की है इतिहास को जानने में। तो दोस्तों, जो हमारे अभिलेख होते हैं वो मैंने अभी भी बताया था कि जिस तरह से आज कोई भी पार्टी अपना प्रचार प्रसार करती है, या फिर मोदी जी को, जैसे कि हमारे शासक कौन है अभी, मोदी जी हैं, मतलब प्रधानमंत्री कौन है, मोदी जी हैं। तो अगर उन्हें जनता को कोई भी संदेश देना है, किसी तरह का क्या करना है, लोगों तक कोई अपनी बात पहुंचानी है, तो क्या करते हैं, यूज़ अपना या तो पोस्टर छपवा देंगे, या फिर अखबार में निकलवा देंगे, या फिर किस तरह से बोर्ड जो बोलते हैं ना, बैनर टाइप, इस तरह से आजकल लगवा देते हैं। लेकिन इस तरह से पहले की सुविधा पहले ये सब सुविधा नहीं थी। तो पहले क्या करते थे लोग, इस तरह से दीवारों पे कुछ अपना जो संदेश था वो लिखवा देते, ठीक है, और फिर इसे जनता तक पहुंचा देते थे। तो यही था उनका लोगों तक संप्रेषण का जरिया। ठीक है, ये कम्युनिकेशन का जरिया था एक तरह से। तो अभिलेख हमारे लिए इस तरह से इम्पोर्टेंट रहा है, क्योंकि इन्होंने अपनी कोई भी सूचना दी और वो हमें मिला, तो हमने उसे जब पढ़ा तो हमें पता लगा कि हाँ, इस तरह से कुछ हुआ होगा। ठीक है, तो अभिलेख हमारे तीन प्रकार के होते हैं। पहला, प्रथम श्रेणी अभिलेख, द्वितीय श्रेणी अभिलेख, तृतीय श्रेणी अभिलेख। मतलब हमने अभिलेखों को तीन श्रेणी में रखा है। ठीक है, तो प्रथम श्रेणी के अभिलेखों में हमने किन अभिलेखों को रखा है, वो अभिलेख आते हैं प्रथम श्रेणी के अभिलेख जिसमें किसी शासक ने अपनी जनता को क्या दिया है, कोई आदेश दिया है या कोई निर्णय उसमें बताया गया है, उसमें सूचना दी गई है निर्णय कि इस तरह से हमारा कोई निर्णय हुआ है। ठीक है, तो ये जनता के लिए होता था, इसमें संदेश होते थे या फिर आपका निर्णय होते थे। ठीक है, इस तरह से ये हमारे अभिलेख थे। और द्वितीय श्रेणी के जो हमारे अभिलेख थे, इनमें क्या रहता था, इन्हें हम अनुष्ठानिक अभिलेख कहते हैं। ठीक है, इन्हें हम क्या बोल सकते हैं, अनुष्ठानिक अभिलेख। तो अनुष्ठानिक अभिलेख से ही हमारा क्या हमें पता लग रहा है कि ये धर्म से जुड़ा हुआ मामला है। किससे, धर्म से जुड़ा हुआ मामला। तो यहाँ पे हमारे क्या हुए हैं, कुछ बहुत सारे संप्रदाय हुए हैं, जैसे कि बौद्ध, जैन, शैव। ये लोग क्या करते थे, इन्हें अगर अपना कोई उपदेश देना होता था तो ये भी यही तरीका अपनाते थे कि दीवारों पर या फिर कहीं पत्थरों पर कुछ भी अपना उपदेश लिखवा देते थे। ठीक है, और फिर वो जनता तक चला जाता था मैसेज।
तो इस तरह के जितने भी अभिलेख पाए गए उन्हें हमने कहाँ रखा, द्वितीय श्रेणी अभिलेखों में रखा। ठीक है, द्वितीय श्रेणी में रखा उन अभिलेखों को। अब हमारा जो तृतीय श्रेणी का जो अभिलेख है, यहाँ पे इस अभिलेख में, इस श्रेणी में वो अभिलेख रखे गए हैं जिनमें राजाओं की मतलब केवल बढ़ाइयाँ, उनकी कोई बुराई नहीं है, मतलब उनकी दिग्विजय के बारे में बताया गया है, उनकी प्रशंसा की गई है, बस एक तरह से तृतीय श्रेणी के अभिलेख हैं। ठीक है, ये राजाओं की केवल प्रशंसा दिखाते हैं, उनका कोई भी गलत कारनामा नहीं दिखाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्या दूसरा जो हमारा अब नेक्स्ट है हमारा क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है ये किसके, जो कि अभिलेखों से जुड़े हैं, जो कि आज तक एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कि अभिलेखों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं। तो दोस्तों अभिलेखों के अध्ययन को कहते हैं हम क्या, एपिग्राफी। ठीक है, एपिग्राफी। सेकंड पॉइंट है कि सबसे प्राचीन अभिलेख कौन से हैं। तो सबसे प्राचीन अभिलेख हमारे सिंधु घाटी सभ्यता से पाए गए। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के हैं, मतलब 2500 साल पुराने, 2500 ईसा पूर्व के हैं। ठीक है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता हमने पढ़ी थी कि सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड क्या है, 2500 से 1500 ईसा पूर्व। तो इस काल के जितने भी क्या है हमारे अभिलेख हैं वो कैसे हैं, सबसे प्राचीनतम है। और दूसरी बात, इनकी जो लिपि है वो कैसी है, भाव चित्रात्मक है। कैसी है इनकी लिपि, भाव चित्रात्मक। और भाव चित्रात्मक होने के कारण इनकी जो भी बात मतलब इसमें लिखी हुई है वो आज तक समझी नहीं गई है। ठीक है, इसे समझना असंभव है आज भी, तो इसे पढ़ा नहीं गया है अभी तक ये जितने भी अभिलेख थे। ठीक है, तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और बनता है, तो जब ये पढ़े नहीं गए तो सबसे मतलब अभी तक जो प्राचीन भी हो और पढ़े भी गए हों ऐसे अभिलेख कौन से हैं भाई, तो हमारे जो सबसे पठनीय और प्राचीनतम, ये हमारा पठनीय प्राचीनतम अभिलेख किसके हैं, अशोक के हैं दोस्तों। ठीक है, किसके, अशोक के। अशोक के अभिलेख सबसे प्राचीनतम और पठनीय अभिलेख हैं। और इन्हें अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सबसे पहले सफलता किसे मिली थी, जेम्स प्रिंसेप को। जेम्स प्रिंसेप। कब मिली थी ये सफलता इसे, 1837 ईस्वी में। 1837 ईस्वी में ये एक अंग्रेज था, जब यहाँ पे अंग्रेजी शासन भी हुआ करता था हमारे देश में, तो जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को समझा, उनकी भाषा को समझ लिया और पढ़ लिया और सभी को बताया कि भाई ये लिखा हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। तो अभी अभी हमने क्या डिस्कस किया था, अशोक को डिस्कस किया था कि अशोक के सबसे प्राचीनतम क्या हैं, अभिलेख हैं। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ इम्पोर्टेंट है कि अशोक का जो नाम है वो प्रियदर्शी भी है। अशोक को प्रियदर्शी कहा जाता है, और इसका मतलब क्या है कि देवताओं का प्रिय। ठीक है, प्रियदर्शी भी कहा जाता है। और ये जो जानकारी हमें मिली है वो मिली है कौन से अभिलेख से, मौस्की एवं गुर्जरा अभिलेख से। कौन से मौस्की एवं गुर्जरा अभिलेख से हमें क्या जानकारी मिलती है कि अशोक का नाम प्रियदर्शी भी है। ठीक है, और ये जो स्थान है ये एक स्थान है, स्थान के नाम पर ही हमेशा अभिलेखों के नाम रखे गए हैं ज़्यादातर। ठीक है, तो मौस्की अभिलेख कहाँ पे है, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ये स्थान कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में, एमपी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्या, कि जो अशोक के अभिलेख थे वो ज़्यादातर किस भाषा में थे। तो अशोक के अभिलेख सबसे अधिक ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। किसमें, ब्राह्मी लिपि में। और ब्राह्मी लिपि एकदम हमारी हिंदी की तरह होती है। ठीक है, यानी कि बाएं से दाएं लिखी जाती है। दूसरी हमारी लिपि है यहाँ पे जिसमें इसके अशोक के अभिलेख पाए गए हैं, वो है आपके खरोष्टी अभिलेख। कौन सी लिपि, खरोष्टी अभिलेख लिपि। ये एकदम उर्दू की तरह है, और ये किस तरह से लिखी जाती है, दाएं से बाएं लिखी जाती है। ठीक है, दाएं से बाएं लिखी जाती है उर्दू की तरह। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिए, ये जो ब्राह्मी लिपि का जो प्रयोग हुआ है, ठीक है, वो ज़्यादातर किस हिस्से में हुआ है। यहाँ पे आपको ये नक्शा दिख रहा है भारत का, चलिए मैं दोबारा से इसे यहाँ पे लेके आता हूँ आपके सामने। ये देखिए यहाँ पे ये जो एरिया है हमारा, ये इस वाले में यहाँ पे तो ज़्यादातर जो यूज़ हुआ है किसका हुआ है, ब्राह्मी लिपि का। और इसके बाद यहाँ से पश्चिम और उत्तर साइड में, कौन सी में, पश्चिम और उत्तर साइड में, यहाँ पे अशोक ने खरोष्ठी लिपि का
प्रयोग किया है, मतलब उर्दू की तरह जो भाषा लिखी जाती है उसे ही हम, ठीक है, उस लिपि का प्रयोग किया है अशोक ने। ये अशोक जी जो थे मतलब ये बहुत ही महान शासक हुए हैं और ये बहुत ही ज़्यादा होशियार थे, जैसे कि आज मोदी जी हैं ना, उसी तरह से, मतलब जहाँ पे जिस तरह से भाषा कोई समझ सकता है ज़्यादातर ये उसी तरह से उनसे पेश आते थे, उनका व्यवहार उसी तरह से होता था, ठीक है। अब दूसरी चीज़, पाकिस्तान एवं अफ़गानिस्तान में, इस साइड में ही पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में जो इसकी लिपि थी, इसके अभिलेखों की जो लिपि थी वो कैसी थी, यूनानी और अरमाइक, यूनानी और अरमाइक, ठीक है दोस्तों। इधर कौन सी भाषा यूज हुई, ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी लिपि में ही सबसे ज़्यादा अभिलेख पाए गए अशोक के। दूसरा पॉइंट है हमारा क्या, कि खरोष्ठी लिपि में, खरोष्ठी लिपि कहाँ थी हमारी, पश्चिम उत्तर भाग में इधर, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है हमारा क्या, कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान में कौन सी लिपि थी इसके अभिलेखों की, तो वो थी यूनानी और अरमाइक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि कौन सा अभिलेख किस शासक ने लिखा है या किस शासक ने उसे बनवाया और उसकी क्या क्या विशेषता रही है। तो इसमें हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट रहा है वो है हाथी गुम्फा अभिलेख। ये जितने भी अभिलेख हैं ये बार बार परीक्षा में दोस्तों अभी तक पूछे जा चुके हैं, तो मैंने केवल इम्पोर्टेंट को यहाँ पे लिया है। हम जो और अभिलेख हैं उनके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है उन्हें हमने सबसे पहले डिस्कस करना सही समझा। तो यहाँ पे हमारा जो सबसे पहला अभिलेख है वो है हाथी गुम्फा अभिलेख। तो दोस्तों हाथी गुम्फा अभिलेख किस शासक ने बनवाया था, कलिंग राज खारवेल ने। किसने, कलिंग राज खारवेल ने, ये कलिंग के राजा थे। अब दूसरी चीज़, इसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ रही है कि इसी हाथी गुम्फा अभिलेख में भारत का जो नाम है, भारत का जो नाम है एक शब्द भारतवर्ष, ठीक है, भारतवर्ष, वो इसी में हमें इसकी जानकारी भी कहाँ मिलती है, हाथी गुम्फा अभिलेख में। और तीसरी इसकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि ये तिथि रहित अभिलेख था। कैसा, तिथि रहित, मतलब इस पर कोई भी तारीख नहीं थी, ये तिथि रहित अभिलेख है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा क्या, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। दोस्तों ज़्यादातर जो हमारे अभिलेख होते हैं उनका जो नाम होता है वो स्थान के नाम पर होता है, ठीक है, जहाँ जिस स्थान पर वो पाया गया उसी का नाम उसे दे दिया गया, ठीक है। जैसे कि ये प्रयाग स्तंभ लेख है, तो ये इसी तरह से उस स्थान के नाम पर रखा गया है। भीतरी हम जूनागढ़ अभिलेख, ये इसी स्थान के नाम पर रखा गया है, ठीक है। तो चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं किसे, प्रयाग स्तंभ अभिलेख। तो दोस्तों इसे बनाया था किसने, समुद्रगुप्त ने। किसने, समुद्रगुप्त ने। और विशेष इसकी जो विशेषता है वो है कि इसी के दिग्विजयों के बारे में बताया गया, मतलब जितने भी इसने विजय प्राप्त करी, जितने भी इसने लोगों को हराया, मतलब जो भी शासक रहे होंगे, जितने भी इसने युद्ध जीते, तो समुद्रगुप्त के बारे में ही ये जानकारी हमें देता है। कौन सा, प्रयाग स्तंभ लेख। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा क्या, भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख। तो दोस्तों भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख इसे किसने बनाया था, स्कंदगुप्त ने, स्कंदगुप्त ने। और इसमें क्या मिलता है, इसमें मिलता है हुणों पर विजय का विवरण, हुणों पर विजय का विवरण। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्या, एरन अभिलेख। दोस्तों एरन अभिलेख बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो जानकारी मिलती है वो भानुगुप्त सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य है, ठीक है। यहाँ पे ये जानकारी देता है कि भानुगुप्त ने सती प्रथा की थी, ठीक है, और इसी की हमें जानकारी मिलती है। तो क्वेश्चन कैसे बनता है कि सती प्रथा का जो पहला साक्ष्य है वो किस अभिलेख में मिलता है हमें, वो मिलता है हमें एरन अभिलेख में। चलिए नेक्स्ट हमारे जो कुछ अच्छे अच्छे से जो अभिलेख हैं उन पर डिस्कस करते हैं। तो हमारा दूसरा है जूनागढ़, या फिर इसे हम गिरनार अभिलेख भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये किसने बनाया था, रुद्रदामन ने। जूनागढ़ अभिलेख किसने बनाया था, रुद्रदामन ने। नेक्स्ट है हमारा क्या, नासिक अभिलेख। नासिक अभिलेख को किसने बनवाया था, ये था गौतमी बलश्री ने बनवाया था इसे। किसने, गौतमी
बलसिरी। और इसमें वही 7 वाहनों की क्या है, उपलब्धियां हैं। इसमें क्या है, 7 वाहनों की उपलब्धियां हैं। दोस्तों एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि दुर्भिक्ष शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है। तो दोस्तों उसका जो आंसर है वो है सोहगरा अभिलेख में इसकी जानकारी मिलती है, किसकी, दुर्भिक्ष शब्द की। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्या, हेलियोडोरस। नेक्स्ट अभिलेख है दोस्तों हमारा क्या, गरुड़ स्तंभ लेख। तो गरुड़ स्तंभ लेख की जो फैक्ट है वो ये है कि ये गैर राजकीय है। पहला फैक्ट तो इसका ये है कि ये क्या है, एक गैर राजकीय अभिलेख है। ठीक है, मतलब ये हमारे देश के आसपास से नहीं पाया गया। ये कहाँ से पाया गया है, ये हेलियोडोरस का वैष्णव विदिशा से पाया गया है। ठीक है, कहाँ से, विदिशा से। और हेलियोडोरस का वैष्णव इसे कहा जाता है। तो गरुड़ स्तंभ लेख भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। यहाँ पे हमारा क्या, विदेशी अभिलेख। वैसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है विदेशी अभिलेख, लेकिन फिर भी इसमें जो इम्पोर्टेंट से जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी हमारे पॉइंट्स हैं, उसे एक बार डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा विदेशी अभिलेखों में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है क्या, संधि पत्र अभिलेख। दोस्तों संधि पत्र अभिलेख ये 1400 ईसा पूर्व के लगभग पाया गया, और इसका जो स्थान है वो क्या है, बोगस कोई नामक स्थान है, और ये कहाँ पे, एशिया में ही है। ठीक है, ये जो हमें जानकारी देता है वो वैदिक देवताओं के बारे में जानकारी देता है। वैदिक देवताओं जैसे कि हमारे क्या थे, मित्र, वरुण और इंद्र, इन सब के बारे में जानकारी मिलती है हमें किससे, संधि पत्र अभिलेख से। ठीक है, इसका जो टाइम पीरियड है वो कितना है, 1400 ईसा पूर्व, और बोगस कोई नामक स्थान से है। यही बस इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करेंगे मुद्राओं पे। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है दोस्तों, मुद्राएं। देखिए मुद्राओं की जो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इनकी भूमिका क्या रही है, किसी भी चीज़ की क्या भूमिका रही है किसी भी चीज़ को जानने में। जैसे कि भाई मुद्राओं का हम प्रयोग क्या करते हैं, अगर हमें कुछ खरीदना है तो हम किसका यूज़ करेंगे, सिक्कों का, पैसों का। ठीक है, तो इसी तरह से वहाँ पे भी वही सीन था कि भाई अगर हमें कुछ चाहिए तो हमें क्या चाहिए, पैसे चाहिए, रुपए चाहिए। ठीक है, और दूसरी चीज़, अगर हम कहीं काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, तो उसके बदले में हम क्या लेते हैं, पैसे लेते हैं, रुपए लेते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे भी बिल्कुल सिस्टम वही था। तो मुद्राओं का भी अहम रोल वही है। ये जो हमें दिखाता है ये उस टाइम की दशा को दिखाता है कि वहाँ पर लोग, मतलब उस टाइम पीरियड में, प्राचीन काल में, मतलब कि लोग कितने अमीर रहे होंगे या फिर किस तरह की उनकी स्थिति रही होगी। ठीक है, ये सब हमें कौन बताता है, मुद्रा बताते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़, ये जो हमें जानकारी देता है केवल 306 ईसा पूर्व से कब तक, 300 ईस्वी तक। ठीक है, जो हमें सही जानकारी मिलती है इससे 206 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक। 206 ईस्वी ईसा पूर्व से पहले के जितने भी सिक्के हैं वो, उनकी जो भाषा है वो हमें समझ नहीं आई। ठीक है, उनसे हम कुछ भी समझ नहीं पाए कि इन पर क्या लिखा है और इनसे हमें क्या जानकारी मिलती है। ठीक है, अब 206 के जितने भी बाद के हैं सिक्के और 300 ईस्वी तक, उन्हें हमने अच्छे से पढ़ भी लिया, समझ भी लिया। ठीक है, तो इन्हीं से ही हमें जानकारी मिलती है। तो 206 से 300 ईस्वी का जो टाइम पीरियड के जितने भी हमारे सिक्के हैं उन्हीं से हमें क्या मिलती है, सही जानकारी मिल पाती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्या, कि इन सिक्कों को, यानी कि इन मुद्राओं को हम क्या बोलते हैं, आहत सिक्के बोलते हैं। क्या, आहत सिक्के, मतलब इंग्लिश में पंच मार्क्ड। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, तो नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों हमारा है कि सर्वाधिक मात्रा में किसने सिक्कों को जारी किया। तो दोस्तों सर्वाधिक मात्रा में जो सिक्कों को जारी किया वो किसने किया, मौर्य काल में। मौर्य काल में सबसे ज़्यादा सिक्कों का चलन हुआ। ठीक है, लेकिन सर्वाधिक शुद्ध सिक्के किसके, सोने के, स्वर्ण सिक्के। अब हम बात करेंगे किसके, स्वर्ण सिक्कों की। वहाँ पे बात थी केवल सिक्के के। सिक्कों में आता है भाई इसने शीशों के, पोटीन के, तांबे के, कांसे के, चांदी के और सोने के, मतलब सभी को मिक्स करके क्या बनाए, सिक्के बनाए, और सबसे ज़्यादा मात्रा में बनाए। ठीक है, मात्रा की बात चल रही है यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर हम केवल स्वर्ण सिक्कों की बात करें
तो श्रवण सिक्कों को सबसे ज़्यादा किसने बनवाया? गुप्तों ने बनवाया। ठीक है, गुप्त काल में सबसे ज़्यादा सिक्के बने। अब यहाँ पे अगर हम बात करें सबसे अधिक शुद्ध श्रवण सिक्के, सर्वाधिक शुद्धता वाले, ठीक है, तो दोस्तों सर्वाधिक शुद्धता वाले जो सिक्के थे वो किसने बनाए थे? कुषाणों ने। ये भी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कि सर्वाधिक शुद्धता वाले श्रवण सिक्के किसने बनाए थे? तो बनाए थे किसने? कुषाण ने। और सर्वाधिक मात्रा में श्रवण सिक्के किसने बनाए थे? वो गुप्तों ने बनवाए थे। और सबसे अधिक मात्रा में सिक्के, केवल मात्रा में सिक्के, ठीक है, सिक्कों की बात चल रही है, मुद्राओं की बात चल रही है, ना कि यहाँ की श्रवण की, तो किसने बनाए थे? मौर्यों ने। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, स्मारक एवं भवन। तो स्मारक एवं भवन से हमें क्या पता चलता है दोस्तों कि वहाँ का रहन सहन कैसा था, लोग किस तरह से रहते थे, झोपड़पट्टी में थे या किस तरह से थे, ठीक है, इस बात से हमें पता लगता है। और इस बात से पता लगता है कि लोगों की आर्थिक दशा कैसी थी या फिर वहाँ की सोच कैसी थी, उनका जो माइंड था वो कैसा था, लोग किस तरह से अपनी सोच को डेवलप कर रहे थे। ठीक है, ये सब हमें कहाँ से पता लगता है? स्मारक एवं भवन से। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है क्या? बोरोबुदुर मंदिर। तो बोरोबुदुर मंदिर आपका जावा में था और ये 9वीं सदी का मंदिर था, 9वीं सदी में था ये। ठीक है, अब इसके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है बोरोबुदुर मंदिर की, तो यहाँ पे इससे ये पता चलता है कि महायान बौद्ध धर्म की लोकप्रियता कितनी थी। किसकी? बौद्ध धर्म की एक शाखा है क्या? महायान। इसकी लोकप्रियता का पता चलता है किससे? बोरोबुदुर मंदिर से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों हमारा मूर्ति कला। दोस्तों यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और भी है कि जो उत्तर भारत है, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? उत्तर भारत। यहाँ पे जो मंदिर बने होते थे इनकी जो शैली होती है इसे हम क्या बोलते हैं? नागर शैली। ठीक है, उत्तर भारत में हमारे नागर शैली के मंदिर कहलाते हैं और जो हमारे दक्षिण भारत में होते हैं वो कैसे होते हैं? हमारे द्रविड़ शैली के मंदिर कहलाते हैं। किस शैली के? द्रविड़ शैली के मंदिर। और यहाँ पे दक्षिणापथ मतलब इन दोनों के बीच में भाई कुछ ये इधर और कुछ इधर का हिस्सा। ठीक है, यहाँ पे जो भी मंदिर बने होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? वैसर शैली। कौन सी शैली? वैसर शैली। और ये जो वैसर शैली होती है ये इन दोनों का क्या होता है? मिला जुला होता है। ठीक है, मतलब उसमें नागर शैली भी होगी और द्रविड़ शैली भी होगी। ठीक है, ये इन दोनों का मेल जोल होता है, वैसर शैली। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों यहाँ पे है हमारा मूर्ति कला। तो दोस्तों मूर्ति कला से हमें क्या ज्ञान प्राप्त मिलता है? तो दोस्त ये जो हमारा मूर्ति कला है, तो मूर्ति कला से हमें आस्थाओं के बारे में पता चलता है ज़्यादातर कि लोगों की आस्था कैसी थी। क्योंकि ज़्यादातर मूर्ति कला कब होती है? जब हमें किसी भगवान का फ़ोटो बनाना हो। ठीक है, तो आस्थाओं का हमें पता चलता है। तो दोस्तों कुषाण काल, गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल में जो भी मूर्तियाँ बनाई गई हैं उनमें जनसाधारण की जो भी धार्मिक आस्थाएँ थी उनका हमें मूर्तिकला से क्या होता है? ज्ञान प्राप्त होता है। इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्या? चित्रकला। ये भी वही है, एकदम सेम सीन है। ठीक है, तो इससे भी हमें ज़्यादा कोई जानकारी नहीं मिलती और ना ही यहाँ पे कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पे कोई भी है। ठीक है, एक छोटा सा पॉइंट है यहाँ पे क्या कि माता और शिशु। दोस्तों चित्रकला में के अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है अजंता गुफा। अजंता गुफा की जो चित्रकलाएँ हैं, ठीक है, उनसे हमें कुछ जानकारी मिलती हैं, जैसे कि माता और शिशु और मरणासन राजकुमारी जैसी यहाँ पर कुछ फ़ोटोज़ मिले हैं, कुछ चित्र मिले हैं। ठीक है, जिससे हमें क्या पता चलता है? गुप्तकालीन कलात्मक और तत्कालीन जीवन की झलक मिलती है। ठीक है, कि गुप्त का जीवन कैसा रहा होगा और उनकी कला कैसी थी, ये हमें कहाँ से मिलता है? अजंता की गुफाओं से प्राप्त जो भी चित्रकला है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों हमारा अवशेष। तो अवशेषों में भी कोई ख़ास पॉइंट नहीं है। अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि यहाँ पे कोई मोस्ट पॉइंट इम्पोर्टेंट जो पॉइंट था वो छोड़ चुका है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वैसे मैंने जितने भी फैक्ट थे वो सभी को कवर करने की कोशिश की है, फिर भी अगर कुछ छूट गया तो आप उसे अपने आप से कवर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो
में क्या अच्छा लगा और क्या हमें इम्प्रूव करना चाहिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू।